Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and in this video we will study भारतीय न्याय संहिता 2023. So इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 73 ऑफ भारतीय न्याय संहिता हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और हम आज वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 74 ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड मैं पढ़ाने वाला हूँ भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 74 के बाद वाले प्रावधान. ठीक है, आप देखिए सेक्शन 74 जिसका मार्जिनल नोट एक ऊपर छोटा सा मार्जिनल नोट दिया गया है, वहाँ से वो क्या बताता है कि अब कौन से ऑफेंसेस चालू होने वाले हैं, कौन से अपराध चालू होने वाले हैं. ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक जोर वाले, एंड असोल्ट अगेंस्ट वुमेन. आपराधिक जोर दिखाकर, एंड जहाँ भी प्लस लगा देना, आपराधिक जोर दिखाकर और वुमेन पर, ठीक है, एक महिला पर, और क्या करा उसके अगेंस्ट विरुद्ध असोल्ट किया, मतलब आपराधिक जोर दिखाया फिर असोल्ट किया और एक महिला पर. ठीक है, तो अभी ऑफेंसेस बनेंगे सेक्शन 74 टू सेक्शन 79. ठीक है, तो सेक्शन 74 टू सेक्शन 79 ये वाले अपराध बनेंगे, तो हम इनको लिख लेते हैं यहीं पर ही. ठीक है, सेक्शन 74 टू सेक्शन 79. तो हम पहले ये वाले पढ़ते हैं, फिर हम जो ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद दूसरे पढ़ेंगे. अब देखिए सेक्शन 74, असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी. अब असोल्ट किया मतलब हमला किया एक महिला पर, या फिर इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, आपराधिक जोर, क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन, और किस पर, एक महिला पर, विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, और असोल्ट हमला किया और आपराधिक जोर एक महिला पर दिखाया. सिर्फ क्या इंटेंशन थी, एक व्यक्ति की यह करने पर, बस उसकी मोडेस्टी भंग करना चाहता था, मतलब उसकी जो मोडेस्टी, उसकी इज्जत है, उसको चार उसको तूर उसको क्या करना चाहता था, वो भंग करना चाहता था, मतलब उसकी मर्यादा को वो भंग करना चाहता था. अब देखिए सेक्शन 74 की बॉडी, whoever assaults or uses criminal force, जो कोई भी असोल्ट करता है या फिर इस्तेमाल करता है क्रिमिनल फोर्स, मतलब आपराधिक गुस्से का, आपराधिक जोर का, आपराधिक धक्के का, टू एनी वुमेन, और किसको, मतलब एक व्यक्ति असोल्ट करता है, कोई भी व्यक्ति असोल्ट करता है, कोई भी व्यक्ति आपराधिक गुस्सा दिखाता है. ठीक है, असोल्ट करता है किसको, एक महिला को, आपराधिक गुस्सा दिखाता है किसको, एक महिला को. ये दोनों ओवर है, मतलब या तो असोल्ट करा या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखाया, और किसको, टू एनी वुमेन, किसी भी महिला को. ठीक है, चाहे वो महिला 10, 12, 15, 13 कितने भी साल की हो, एनी एज की वुमेन हो. अब देखिए इंटेंडिंग टू आउटरेज, और क्या इंटेंशन है असोल्ट करने वाले की और क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करने वाले की इंटेंशन है, मानसिकता है कि क्या इरादा है, क्या कि आउटरेज, मैं इसकी मर्यादा को भंग कर दूंगा. और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय आउटरेज हर मोडेस्टी, अगर नॉलेज है, जानकारी है कि मैं एक ऐसा असोल्ट करूंगा या फिर मैं एक ऐसा क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला हूँ जिससे इस महिला की मर्यादा भंग हो सकती है. एक तो इंटेंशन है कि करूंगा ही करूंगा, एक नॉलेज है कि हो सकती है. तो ये हमारे मेंस एरिया की डिग्रीज है दोनों, तो इंटेंशन और नॉलेज इसमें मेंस एरिया की डिग्रीज भी आ गई. और देखिए शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर. तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को कम से कम 1 साल तक की जेल तो कटवाई जाएगी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की जेल भी कटवा सकते हैं एक व्यक्ति को जो एक महिला पर असोल्ट करता है या उस पर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है. ठीक है, तो 1 साल से लेके 5 साल तक की जेल हम उस व्यक्ति को कटवा सकते हैं. ठीक है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माना भी इसमें उस व्यक्ति को लगेगा जो एक महिला पर असोल्ट करेगा और जो एक महिला पर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करेगा. तो क्या एक महिला पर असोल्ट एक महिला कर सकती है जो कि अक्यूज बनेगी, बताइए, 100% कर सकती है. इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ मैन. ठीक है, ये लिखा है whoever assaults uses criminal force to any woman, जो कोई भी whoever में अब मैन भी आ जाता है, फीमेल भी आ जाती है, वुमेन भी आ जाती है, ट्रांसजेंडर भी आ जाता है. तो जो कोई भी अब असोल्ट करता है, मतलब हमला करता है एक महिला पर, और टू एनी वुमेन मतलब किसी भी एज की महिला पर, ठीक है, या फिर आपराधिक क्रिमिनल फोर्स दिखाता है, यूज़ करता है एक महिला पर, तो वो उसको जेल कटवाई जाएगी. और इसमें मेंस एरिया की डिग्रीज, इंटेंशन और नॉलेज मेंशन है, तो एक्ट सीरियस के साथ साथ मेंस एरिया भी प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, तभी अक्यूज को सजा होगी. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या एक महिला है, एक वुमेन है, क्या वो वुमेन पर असोल्ट कर सकती है और उसको सेक्शन 74 भारतीय न्याय संहिता का चार्ज लगाया जा सकता है, 100% लगाया जा सकता है. ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 74 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. हम पढ़ेंगे सेक्शन 75 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि है सेक्सुअल हेरेसमेंट, मतलब यौन उत्पीड़न. अब देखिए सेक्शन 75 का सबसेक्शन 1, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. तो एक पुरुष, एक मर्द, अगर ये जो नीचे जो एक्ट्स दिए हैं, कार्य दिए, अगर इन एक्ट्स में से कोई भी उसका एक्ट एक मैन का, एक पुरुष का फॉल कर जाता है, तो उसने सेक्सुअल हरेसमेंट की है एक महिला की. अब देखिए
सेक्शन 75 का सबसेक्शन 1 का सब हेड 1, फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक पुरुष फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है एक महिला के साथ, मतलब उसको शारीरिक रूप से छूता है। एंड एडवांसेज इन्वॉल्विंग अनवेलकम, या एडवांस मतलब दिखाता है कोई अनवेलकम, कोई मतलब वो प्रयोग में लाता है कोई अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्योर्स, या फिर अनवेलकम या एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्योर्स वो एडवांस करता है, मतलब महिला के आगे प्रेजेंट करता है, ठीक है। सब एट 2, अ डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, डिमांड करता है मतलब या तो ऑर्डर करता है कि भाई मेरे को सेक्सुअल फेवर चाहिए, या फिर प्रार्थना करता है कि मेरे को सेक्सुअल फेवर करने दीजिए। अब सब एट 3, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन, एक पुरुष एक मैन महिला को पोर्नोग्राफी ब्लू फिल्म दिखा रहा है और उसकी इच्छा के विरुद्ध दिखा रहा है। महिला का कोई भी मतलब नहीं है देखने का वो ब्लू फिल्म को, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को, पर एक पुरुष एक मैन उस महिला को पोर्नोग्राफिक मूवीज दिखा रहा है, ठीक है। आप देखिए 4, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, एक मैन एक महिला को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स देता है, मतलब उसको उसके रंग रूप से बुलाता है, तो अब माना जाएगा उसने क्या किया है, उस मैन ने उस महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट की है, ठीक है। आप देखिए शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट। अब जो सब एड 1 से लेकर सब एड 4 में अगर एक मैन का एक्ट फॉलो करेगा, एक वो कार्य उसने जो किया था वो फॉलो करेगा, तो उसको गिल्टी दोषी माना जाएगा कि उसने महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट की। अब देखिए सेक्शन 75 का सबसेक्शन 2, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 और क्लोज 2, कोई भी मैन जो कि अपराध करता है जो कि सेक्शन 75 के सबसेक्शन 1 में क्लोज 1 में या क्लोज 2 में दिया गया है, और क्लोज 3 ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 के 75 सेक्शन 75 के सबसेक्शन 1 के क्लोज 1, 2, 3 में कोई भी अपराध कोई भी अपराध होता है और एक मैन करता है, तो देखिए शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो ऐसा करने पर एक मैन को अगर वो सब एड 1 मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है, अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरटर्स करता है, डिमांड करता है सेक्सुअल फेवर्स की, पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाता है एक महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। मतलब 1 दिन से लेकर 3 साल तक की जेल कटवा सकते हैं, और विद फाइन और विद बोथ, या फिर जुर्माना लगा के भी छोड़ सकते हैं, या फिर 3 साल तक की जेल भी कटवा दी और जुर्माना भी लगवा दी, ये भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 75 के सबसेक्शन 2 जो कि सब एड 1, 2, 3 ऑफ सबसेक्शन 1 की पनिशमेंट दे रहा था। अब सेक्शन 75 का सबसेक्शन 3 जो कि सबसेक्शन 1 के सब एड 4 की पनिशमेंट देगा। अब देखिए एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 4 ऑफ सबसेक्शन 1, कोई भी मैन सबसेक्शन 1 के जो क्लोज 4 में जो अपराध दिया गया है वो कमिट करता है, मतलब सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क देता है, तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रीज फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर उस मैन को जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क से एक महिला को बुलाता है, तो उसने सेक्सुअल हरेसमेंट किया था, तो उस मैन को 1 दिन से लेके 1 साल तक की जेल करवाई जा सकती है, जुर्माना लगाकर भी छोड़ सकते हैं, दोनों 1 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 75 भारतीय न्यायिक संहिता का कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 76 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता जो कि कहती है असोल्ट मतलब हमला किया, और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स या फिर इस्तेमाल किया आपराधिक गुस्सा, आपराधिक धक्का, आपराधिक जोर टू वुमेन, किसके ऊपर, एक महिला के ऊपर, विद इंटेंट टू डिसरोब, और बस क्या इंटेंशन थी कि डिसरोब करना है। अब डिसरोब क्या होता है भाई, देखो हम लीगल फील्ड के बंदे हैं, हम इन ऑफेंसेस को बिल्कुल एक ओपन माइंड से समझेंगे, ठीक है। मतलब हमें कुछ भी ये नहीं समझना कि हमारा कोई कॉन्सेप्ट रह जाए। अब डिसरोब का मतलब होता है कि एक महिला जा रही है और एक महिला के किसी पुरुष ने कपड़े निकाल दिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसरोबिंग कर दी उसकी। तो यही कहता है असोल्ट होता है मतलब एक महिला के ऊपर हमला होता है या महिला के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल फोर्स। और क्या इंटेंशन है एक पुरुष की महिला के ऊपर, वो क्यों असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है एक मैन, बस इंटेंशन है कि उस महिला को डिसरोब करना है, मतलब असोल्ट किया कपड़े निकालने के लिए, या फिर क्रिमिनल फोर्स किया और उसमें डिसरोबिंग ही एंड इफेक्ट है ना, एक्ट्रेस ये सारा, तो उसको पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 76 भारतीय न्यायिक संहिता के तहत मिलेगी। अब देखिए सेक्शन 76 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। Whoever assaults or uses criminal force to any woman, जो कोई भी हमला करता है मतलब असोल्ट करता है या फिर क्रिमिनल फोर्स आपराधिक गुस्सा, एक आपराधिक धक्का, एक आपराधिक जोर एक महिला को दिखाता है, और अबेट सच एक्ट, या फिर एक असोल्ट के लिए या फिर आपराधिक गुस्से के लिए दिखाने के लिए महिला को कोई व्यक्ति करे, उसके लिए अबेट करता है, मतलब अबेटर को भी सजा मिलेगी। अब देखिए विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग, और क्या इंटेंशन है एक व्यक्ति की, एक पुरुष की जो असोल्ट कर रहा है, एक व्यक्ति, एक पुरुष की नहीं, कोई भी व्यक्ति की, वुमेन भी डिसरोब कर सकती है एक महिला को। देखिए विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग, और हुएवर जो भी वो मैन है, वुमेन है या फिर ट्रांसजेंडर है, जो कोई भी
जो कोई भी असोल्ट कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहा है और अबेट कर रहा है ये एक्ट को हो जाने में कि ये एक्ट हो जाए, तो वो क्या इंटेंशन उसकी, क्या मानसिकता है, क्या उसका इरादा है कि एक महिला को डिसरोब करना। और डिसरोब मैंने आपको बता दिया कि एक महिला बैठी है या वो जा रही है कहीं पे तो उसके कपड़े निकाले तो उसको डिसरोबिंग कहते हैं। अब देखिए, और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड, या फिर उसको विवश कर रहा है एक व्यक्ति, एक कोई भी व्यक्ति हुएवर कि उसको एक महिला को नेक्ड करवाने के लिए, मतलब उसको नंगा करवाने के लिए, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 3 years। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को, एक पुरुष, एक व्यक्ति को, हुएवर, जो भी एक महिला को डिसरोब करेगा, मतलब उसने कपड़े पहने हुए हैं, उसके कपड़े खींच करके निकाल देगा या फिर उसको विवश कर देगा कि वो अपने आप को नेक्ड खुद कर ले, मतलब नंगा खुद कर ले और निर्वस्त्र कर ले, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 1 दिन से लेकर 3 साल तक की जेल कटवा सकते हैं। बट विच में एक्शन टू 7 years, ओके सॉरी, उस व्यक्ति को 3 साल तक की मिनिमम जेल तो मिलेगी, कटवाई जाएगी, और पर मैक्सिमम आप कटवा सकते हो 7 साल तक की जेल, ठीक है। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 76 जो कि कहता है कि एक वुमेन को एक व्यक्ति ने अगर डिसरोब किया और इंटेंशन क्या थी उसकी, कि डिसरोब करने की इंटेंशन थी या कंपेल करने की इंटेंशन थी, विवश किया कि वो अपने आप को नेक्ड कर दे, और भाई अगर एक वुमेन की डिसरोबिंग होगी तो उसकी मोडेस्टी अपने आप ही भंग हो जाएगी, उसकी मर्यादा अपने आप ही तार हो जाएगी। या फिर वो करता है एक व्यक्ति प्रेशर बनाता है एक वुमेन के ऊपर कि वो अपने आप को वुमेन नेक्ड कर ले, तो उस वुमेन की मर्यादा भाई तार तो होगी, शर्मिंदा होगी वो वुमेन, ठीक है। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो एक वुमेन को इंटेंशनली कंपेल करेगा नेक्ड होने के लिए या फिर उसको डिसरोब करेगा, ठीक है, असोल्ट यूज़ करते हुए, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हुए, उस व्यक्ति को 3 साल से लेके 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन, जुर्माना तो उसको फिर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 76 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 77 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है वोयरिज्म। अब ये वोयरिज्म क्या होता है, अब हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 77 में। अब मैं सेक्शन 77 की बॉडी पढ़ता हूँ। Whoever watches, जो कोई भी देखता है और कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमेन, या फिर एक फोटो क्लिक कर लेता है एक वुमेन की, जो वुमेन अब महिला किस कार्य में लगी हुई है, एंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट, और वो वुमेन एक प्राइवेट एक्ट में मतलब एंगेज है, मतलब वो अपना एक कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है, तब एक कोई भी व्यक्ति whoever, कोई भी हो, चाहे वो कोई मैन हो, वुमेन हो या ट्रांसजेंडर हो, तो वो क्या करते हैं, वो महिला को या तो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर एक उसकी इमेज कैप्चर करते हैं उस महिला की, जो महिला एक प्राइवेट एक्ट में एंगेज है, ठीक है। इन सर्कमस्टांसेस वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड ईदर बाय द परपेट्रेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द प्रीपेटेटर और डिसमेंट सच इमेज शैल बी पनिश्ड on first conviction with imprisonment of either district for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years। तो ऐसा बोला जा रहा है कि whoever watches, जो कोई भी देखता है या जो कोई भी एक महिला की इमेज खींच लेता है, मतलब फोटो क्लिक कर लेता है, जो महिला प्राइवेट एक्ट में लगी हुई है, ठीक है, और ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं, उस महिला जो प्राइवेट एक्ट कर रही है, उस महिला को पूर्ण तरीके से संतुष्टि है, क्या संतुष्टि है, वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन, जहाँ उस महिला को एक्सपेक्टेशंस है, मतलब पूर्ण तरीके से उसको पता है, ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व, कि कोई उसे देख नहीं रहा है, ठीक है, ईदर बाय प्रीपेटेटर, जो उस महिला को पता है कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है, पर फिर उसे कौन देख रहा है, एक प्रीपेटेटर, मतलब जो एक महिला का उसको वॉच कर रहा है, मतलब छुप करके वॉच कर रहा है, तो वो प्रीपेटेटर हो गया। मतलब अब भाई छुप कर तो शिकार कौन करता है, प्रीपेटेटर करते हैं, ठीक है, प्रीपेटेटर करते हैं, ठीक है, और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द प्रीपेटेटर, या कोई और व्यक्ति जो छुप करके देखना चाहता है या फिर इमेज क्लिक करना चाहता है, वो किसी और के थ्रू करवाता है। अब देखिए, और डिसएडवांटेज सच इमेज, या फिर एक व्यक्ति ने फोटो क्लिक तो कर ली है या फिर उस फोटो को अब वो डिसमेंट्स करता है, मतलब अब एक महिला ने प्राइवेट एक्ट में जो इन्वॉल्व थी, उसने खुद अपनी प्राइवेट फोटो अपने लवर को भेज दी, तो उस लवर ने अब उसकी फोटो को डिसेमिनेट कर दिया, मतलब डिसिमिनेट कर दिया, मतलब फैला दिया। तो अब क्या होगा, अब देखिए, शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। तो पहली कन्विक्शन अगर एक अपराधी को जिसने ये सारे कार्य किए, तो उसको पहली कन्विक्शन तो कम से कम 1 साल की जेल तो कटवाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की जेल कटवा जा सकती है उस व्यक्ति को जिसने एक महिला को कैप्चर किया है, एक महिला को वॉच किया है, जो कि प्राइवेट एक्ट में लगी हुई है एक महिला। तो पहली कन्विक्शन पे उस व्यक्ति को 1 साल से लेकर 3 साल तक के बीच में जेल होगी। 1 साल तो मिनिमम होगी और 3 साल तक भी हो सकती है, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो फिर उस व्यक्ति को लगेगा फर्स्ट कन्विक्शन पे।
एंड बी पनिश ऑन अ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अगर जेल से बाहर आने के बाद दोबारा वो व्यक्ति प्री पेट रेटर एक महिला को वॉच करता है या एक महिला को उसकी इमेज क्लिक कर लेता है और वो महिला अपने प्राइवेट एक्ट में लगी पड़ी है और उस महिला को ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, और वो व्यक्ति जिसको फर्स्ट कन्विक्शन हुई थी वो दोबारा आके ये सब कार्य करता है, तो उस सेकंड कन्विक्शन उस व्यक्ति को कैसे होगी और वो दोबारा उसके ऊपर केस फाइल हो जाता है विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद रिस्क फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years। अब उस व्यक्ति को दूसरी बार जब उसको सजा होगी तो 3 साल से लेके 7 साल तक की उसको जेल कटवाई जाएगी, मतलब 3 साल मिनिमम और 7 साल मैक्सिमम, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको जुर्माना तो फिर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब हम सेक्शन 77 की एक्सप्लेनेशन 1 स्पष्टीकरण 1 पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेक्शन 77 वोयरिज्म को और एक्सपेंड करती है। अब देखिए, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा को समझने के लिए, सेक्शन 77 के प्रावधान को समझने के लिए यह समझ लीजिए, प्राइवेट एक्ट, अब ये प्राइवेट एक्ट निजी एक एक्ट क्या होता है, इंक्लूड्स, प्राइवेट एक्ट में इंक्लूड है, शामिल है, एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस विच, एक एक्ट जो कि एन एक्ट ऑफ वॉचिंग, एक एक्ट मतलब प्राइवेट एक्ट में शामिल है एक एक्ट जो कि एक्ट है, कार्य है वॉच करने का मतलब देखने का, कैरिड आउट इन अ प्लेस, और एक प्लेस में एक जगह पर वो कैरिड आउट हो रहा है, विच इन द सर्कमस्टेंसेस, जो कि हालात कैसे उत्पन्न कर रहा है, वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी, की मतलब रीजनेबली वो बता रहा है कि प्राइवेसी उस मतलब प्राइवेसी की उम्मीदें हैं। अब जो महिला एक प्राइवेट एक्ट कर रही है, मतलब बिहाइंड द 4 वॉल्स कर रही है, ट्रायल रूम में, ओयो रूम में, कोई भी अगोड़ा रूम में, कहीं भी होटल रूम में, उस महिला को पता है पूर्ण तरीके से कि कोई भी उसे देख नहीं सकता। अब फिर भी ट्रायल रूम में, ओयो रूम में, अगोड़ा रूम में, कहीं भी कोई भी होटल वगैरह रेस्टोरेंट में, कहीं भी XYZ ट्रायल रूम्स में उस महिला को कोई देख रहा है, सीक्रेट कैमरा वगैरह से कैसे भी देख रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एंड वेयर द विक्टिम्स जेनिटल्स, और अब प्राइवेट एक्ट को संक्षेप में खोलकर बता रखा है कि क्या विक्टिम के, जो महिला है जिसको देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, या फिर उसकी इमेज क्लिक की जा रही है, तो किस चीज़ की क्लिक की जा रही है, विक्टिम्स जेनिटल्स, जो उसके सेक्सुअल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसकी, वुमेन की पोस्टेरियर और ब्रेस्ट, या फिर उसके ब्रेस्ट की, बूब्स की, ठीक है, आर एक्सपोज्ड, जब उस महिला के बूब्स मतलब ब्रेस्ट एक्सपोज्ड हैं, ओके, और कवर्ड ओनली इन अंडरवेयर, या फिर उस महिला के जो ब्रेस्ट है वो कवर्ड है अंडरवेयर में, तब भी उसकी कोई फोटो क्लिक करता है तो भी यह अपराध बन जाएगा, ठीक है। और द विक्टिम इज यूजिंग अ लेबोरेटरी, जब एक विक्टिम जो महिला है वो लेबोरेटरी, एक शौचालय इस्तेमाल कर रही है, और द विक्टिम इज डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट, या महिला जो विक्टिम है वो सेक्सुअल एक्ट में एंगेज है किसी मेल के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, तब एक व्यक्ति उसकी इमेज क्लिक करता है या उसको वॉच करता है, तो वो भी वोयरिज्म कहलाएगा। देखिए, डेट इज नॉट ऑफ अ काइंड ऑर्डिनरी डन इन पब्लिक, और वो सेक्सुअल एक्ट कैसा है, वो ऐसा सेक्सुअल एक्ट कि वो जनता जनार्दन के बीच में नहीं हो सकता, मतलब वो रियल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो अब उनको फुल प्राइवेसी चाहिए, और अगर कोई उनको वॉच करता है या फिर उनकी इमेज क्लिक कर लेता तो वो वोयरिज्म में फॉल करेगा, ठीक है। और अगर अब जो इंडियन टूरिस्ट जाके गोवा में फॉरेनर जो बिकनी में पहन के गोवा में रहती है, उनके ब्रेस्ट जेनिटल्स अंडरवेयर में वो घूमती है, उनके विजिबल है। अब जो टूरिस्ट इंडिया के घूमने जाते हैं, अगर वो फॉरेनर कंप्लेंट कर देगी तो उन पर वोयरिज्म की चार्जेस लग जाएंगे। अगर तो उन व्यक्ति, भाई देखो आंखें तो सबकी होती है, भाई देखेंगे वो भी सारी चीज़ें, माहौल को देखेंगे, लेकिन अब क्या होगा, अगर उन्होंने फोटो क्लिक की तो ये एक ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। देखिए और क्या होगा, दोबारा पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 1 को। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, इस प्रावधान के लिए, प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस विच इन द सर्कमस्टांसेस वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी। प्राइवेट एक्ट वो वाला एक्ट होता है जो कि एक व्यक्ति जब प्राइवेट एक्ट करता है तो उसको पूरी एक्सपेक्टेंसी है कि भाई उसके प्राइवेसी पूरी है, उसकी मतलब कोई उसे नहीं देख रहा, ठीक है। एंड वेयर द विक्टिम जेनिटल, और जहाँ उसे कहीं भी कोई भी नहीं देख रहा, और लेकिन उस विक्टिम के जेनिटल्स या फिर पोस्ट एरियर्स और ब्रेस्ट आर एक्सपोज और कवर्ड अंडर ओनली इन अंडरवेयर, और द विक्टिम इज यूजिंग अ लेबोरेटरी, और द विक्टिम इज डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट एंड दैट इज नॉट अ काइंड ऑर्डिनरी डन इन पब्लिक। तो ये मैंने जो गोवा वाला एग्जांपल लिया था थोड़ा गलत था, सॉरी इसके लिए। अब जो ये फॉरेनर जो बिकनी में गोवा में रहते हैं बीच पर, तो इनकी कोई इंडियन टूरिस्ट इनके साथ फोटो क्लिक करवाता है, इनकी फोटो क्लिक करवाता है, उस पर वोयरिज्म नहीं बनेगा। ये वोयरिज्म तभी बनेगा जब वो फॉरेनर या कोई भी वुमेन जो इंडियन भी होगी, अब कैसी भी कोई भी क्लास की वुमेन, वो एक प्राइवेसी वाले, मतलब वो समझ रही है कि मैं प्राइवेसी में हूँ, और लेकिन वो वुमेन
उसके जेनिटल्स दिख रहे हैं उस प्राइवेसी वाली जगह में तब उसको कोई देख रहा है, या फिर वो ओनली अंडरवेयर में है उस प्राइवेसी वाली जगह में जब भी उसको कोई देख रहा है तब भी वोयरिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है ए जो कि प्री पेट्रेटर है, मतलब वो शिकारी है, वो महिला को देखता है। मतलब अब एक महिला है, महिला एक्स अब एम्बियंस मॉल के ज़ारा के ट्रायल रूम में अब कपड़े ट्राई कर रही है। अब क्या होता है, तो जो महिला एक्स है वो एक बिकनी एक लॉन्जरी सेट ट्राई करती है ज़ारा का, ठीक है, उस ट्रायल रूम में। और एक व्यक्ति जो वहाँ का मैनेजर है ज़ारा के शोरूम का, वो ए, वो क्या करता है, उसने ट्रायल रूम में कैमरास फिट करवा रखे हैं। ठीक है, जो महिला को ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे उसे ही दिखेंगे। अब वो जैसे ही वो महिला उस ट्रायल रूम में लॉन्जरी सेट बिकनी सेट ट्राई करने जाती है, वो उसको देखता है, तो तुरंत की तुरंत जैसे उस महिला को पता लगा इस ट्रायल रूम में कैमरे, उसने पुलिस बुलाई, तुरंत की तुरंत उस व्यक्ति को, उस ज़ारा के शोरूम के मैनेजर को, किसके लिए, कौन से अपराध के लिए ऑफेंस उसने किया है, उसने सेक्शन 77 वोयरिज्म का ऑफेंस उस ज़ारा के मैनेजर ने कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारी सेक्शन 77 की एक्सप्लेनेशन 1। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन 2। वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेज, जहाँ जो महिला है जिसकी इमेज फोटो कैप्चर हो रही है उसने सहमति दी थी कि हाँ कर लो कैप्चर। अब देखिए, और एनी एक्ट, या फिर कोई और एक्ट के लिए वो कर रही थी, या उसने मतलब वॉच करने के लिए मतलब अपनी कंसेंट दी थी कि मैं सेक्सुअल एक्ट में या प्राइवेट एक्ट में एंगेज हूँ, तुम मुझे वॉच कर लो, कंसेंट दी थी। अब देखिए, बट नॉट टू देयर डिसएमिनेशन, बट कंसेंट दी थी ओनली वॉच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, बट फैलाने के लिए। अगर वॉच किया है तो बातें मत फैलाओ, अगर इमेज क्लिक करी तो इस इमेज को सर्कुलेट मत करो। ठीक है, इसके लिए नहीं दी थी कंसेंट टू थर्ड पर्सन। और फिर उस महिला ने कंसेंट तो दी थी वॉच करने के लिए, इमेज क्लिक करने के लिए, पर डिसएमिनेशन उस इमेज को फैलाने के लिए उस वुमेन ने कंसेंट नहीं दी थी। तो देखिए, टू थर्ड पर्सन, और किसको, कि जो व्यक्ति एक महिला की जो प्राइवेट एक्ट कर रही है उसकी इमेज क्लिक कर रहा है महिला की कंसेंट से, पर महिला ने क्या कहा था, इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली, कि भाई दे मत दियो किसी को। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने अब जिसने क्लिक की थी फोटो, वो सर्कुलेट कर दी अपने फ्रेंड्स में या पब्लिक में। अब देखिए क्या होगा, एंड वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिसएमिनेटेड, और वो अब इमेज उस व्यक्ति द्वारा जिसने इमेज क्लिक की थी वो उसने फैला दिया, डिसएमिनेटेड कर दिया। अब देखिए, सच डिसएमिनेशन शैल बी कंसीडर्ड एज ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो वो फैलावा, वो सर्कुलेशन, वो डिसएमिनेशन जो एक महिला की प्राइवेट एक्ट में इमेज क्लिक की गई थी उसके कंसेंट से, तो वो डिसएमिनेशन पब्लिक में अब इस प्रावधान को अट्रैक्ट कर लेगी। सेक्शन 77 वहाँ वोयरिज्म बन जाएगा एक अपराध। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 77 और भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन इससे हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 78 जो कि भारतीय न्याय संहिता जो कि बताता है स्टॉकिंग। अब स्टॉकिंग क्या होता है, सेक्शन स्टॉकिंग मतलब यही देखना, रेगुलरली देखना, पीछा करना, फॉलो करना, डिस्पाइट द क्लियर इंटेंशन ऑफ नो डिसइंटरेस्ट, तो वो स्टॉकिंग होता है। आप देखिए सेक्शन 78 स्टॉकिंग को हम लेजिस्लेटिव एक्ट में क्या लिखा हो हूबहू ऐसा पढ़ते हैं। सेक्शन 78 का सब सेक्शन 1 अब देखिए, एनी मैन हु, कोई भी पुरुष जो क्या करता है, सब एड 1, फॉलोज अ वुमेन एंड कॉन्टेक्ट्स, एक महिला का पीछा करता है और उससे पीछा करके क्या करता है, उसको कॉन्टेक्ट मतलब उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, मतलब अप्रोच कर भी लेता है। और देखिए, और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टेक्ट सच वुमेन, या फिर प्रयास करता है पीछा करके उस वुमेन को कॉन्टेक्ट करने की, मतलब उसको अप्रोच करने की। अब देखिए, टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन, और उसका कॉन्टैक्ट करने का क्या मकसद है उस पुरुष का, कि पर्सनल इंटरेक्शन मेरी उस मैन की और उस महिला की हो सके, इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं नहीं, वो अक्यूज। अब देखिए, रिपीटेडली डिस्प्लाइड अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, और रिपीटेडली फॉलो करता है और रिपीटेडली कॉन्टैक्ट करता है या अटेम्प्ट करता है कॉन्टैक्ट करने के लिए, और क्या करने के लिए, कि वो सच वुमेन, वो वुमेन जिसका मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसका वो अक्यूज फॉलो करेगा। ठीक है, और वो अक्यूज उससे पर्सनल इंटरेक्शन की, महिला मेरे से बात करे और हमारी पर्सनल इंटरेक्शन बातचीत हो जाए, तो वो उस वुमेन की, उस मेल को, उस मैन को सीधी क्या है, रिपीटेडली उसको फॉलो करता है और उससे कॉन्टैक्ट करता है, पर वुमेन की क्या है, सीधी डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, वुमेन ने साफ मना किया कि तुम मेरे भाई हो, मेरे को माफ करो, मेरा पीछा मत करा करो। तो ये क्या है, अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, आप देखिए, बाय सच वुमेन, और किस द्वारा एक आ जाता है, एक मैन को, एक महिला द्वारा जिसका वो पीछा करता है। आप देखिए, 2 मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमेन ऑफ द इंटरनेट, एक व्यक्ति अब मॉनिटर करता है, मतलब एक महिला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, उसकी प्रोफाइल में जाकर उसकी बार बार रील्स को देखता है, उसकी बार बार पोस्ट को चेक करता है। ठीक है, सेव कर लेता है। ठीक है, अभी तो वही उसके अंदर ही, उसके मोबाइल के अंदर ही है,
ठीक है, तो वो भी स्टॉकिंग ही होती है। ठीक है, अब देखिए ईमेल मॉनिटर करता है, जो महिला यूज कर रही है ईमेल अकाउंट को उसको मॉनिटर करता है। और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या कोई और अन्य फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, उसको मॉनिटर करता है, मतलब उस पर कंट्रोल करे रखता है। मतलब या तो हैक कर लेता है, ठीक है। अब भाई ये मॉडर्न हीरा है, अब इंस्टाग्राम का जमाना है, दुनिया रील डालती है, बहुत सारी वुमेन्स रील डालती है। और मेरे मायने में तो अब इंस्टाग्राम पे भाई पूरी वल्गर रील्स डल रही है, क्लीवेज सारी वुमेन्स दिखाती है और लाइक्स वगैरह, मेरे मानने में तो ऐसे ही मिलती है। ठीक है, लेकिन हमें अब भाई कोई जो उनके फैंस है वो बार बार क्या करते हैं वो बार बार भाई उनकी प्रोफाइल पे जाके उनकी फोटोज रील्स वगैरह देखते हैं, तो वो स्टॉकिंग नहीं बनेगी। तो अगर एक मैन ने उस महिला की जिसकी वो इमेज को जो उसने रील डाली हुई है जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो उस महिला के अकाउंट को हैक कर लेते हैं और मॉनिटर कर लेते हैं उसके अकाउंट को, मतलब अब वो उसको पता है कि वो किससे मैसेज कर रही है किससे नहीं कर रही है। तो इसमें क्या होगा, या ईमेल को एक सेकंड रुकिए मैं भी आया। सॉरी अंकल आ गए थे नेबर के यार, कोई नहीं, चलो दोबारा पढ़ते हैं। सेक्शन 78 स्टॉकिंग। तो इसमें स्टॉकिंग में हम सेक्शन 78 के सब सेक्शन 1 के सब हेड 2 में थे, जो कि बता रहा था मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमेन ऑफ द इंटरनेट। एक व्यक्ति, एक पुरुष मॉनिटर करता है जो महिला इंटरनेट में क्या देख रही है क्या नहीं देख रही उसके बारे में। ठीक है, ईमेल, उसके ईमेल अकाउंट को मॉनिटर करता है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या फिर XYZ। अब रेजुडेटरी एंट्री है, लेजिस्लेचर ने खोल दी है कि कोई भी फॉर्म, कोई भी मोड जो कि वो महिला इस्तेमाल कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, उसको मॉनिटर करता है, मतलब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, किसी को भी। तो अब वो व्यक्ति स्टॉकिंग करेगा। तो हम अपने एग्जाम्पल पे थे कि आज के टाइम में इतना इंस्टाग्राम पे भाई क्लीवेज स्टफ चल रहा हुआ है कि ये जो पर्सन्स हैं ये अपनी रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और इंस्टा पे IG पर डालते हैं और क्लीवेज शो करके, और उनके फैंस अब उनको बार बार जाके उनकी प्रोफाइल पर देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ सीधा उन्होंने कोई स्टॉकिंग नहीं किया। अगर कि वो उनके फैन उनके अकाउंट को हैक कर लेते हैं और तब उनको मॉनिटर करते हैं, उनके अकाउंट का, इंस्टाग्राम अकाउंट का, स्नैपचैट अकाउंट का, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स को हैक कर लेते हैं, उनके सिम कॉलिंग को हैक कर लेते हैं, तो ये होगी स्टॉकिंग। ठीक है, तो अब देखिए सेक्शन 77 का सेक्शन 1 का लेटर पार्ट कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। तो अब जो इन सब हेड 1 में और सब हेड 2 में, क्लोज 1 में और क्लोज 2 में जो एक्ट फॉल करेंगे एक मैन के, तो वो ही स्टॉकिंग होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम सेक्शन 78 का सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग। तो बताएगा ये डिफेंस है कि वो एक व्यवहार स्टॉकिंग नहीं होगा। कौन सा? इफ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स दैट, जो मैन एक महिला का पीछा कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, उसको कांटेक्ट कर रहा था, कि वो क्या साबित कर देता है। सब अब क्लोज 1 ये डिफेंस है प्रोवाइजो में। जो सेक्शन 78 के सब सेक्शन 1 के जो प्रोवाइजो है सारे डिफेंस है मैन के लिए कि स्टॉकिंग नहीं बनेगी। अब देखिए क्लोज 1, इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग, कि एक मैन एक महिला को परस्यू कर रहा था, मतलब पीछा कर रहा था, वो उसे बस प्रिवेंट करना था, बचाना था, और डिटेक्टिंग क्राइम, या फिर एक क्राइम को, एक अपराध को वो डिटेक्ट कर रहा था जो उस महिला के ऊपर होने वाला था। देखिए एंड द मैन अक्यूज ऑफ स्टॉकिंग, और जो मैन अब अक्यूज है जिसके ऊपर केस चला हुआ स्टॉकिंग का, वह अप्रूव कर देता कोर्ट में कि मैं इस महिला के ऊपर एक क्राइम प्रिवेंट करने वाला था, और इस क्राइम के अगर जो इसके ऊपर होने वाला था उसको डिटेक्ट कर रहा था। अब देखिए जो द मैन अक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग हैड बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ क्राइम बाय द स्टेट, और जो मैन अब जो स्टॉकिंग का अक्यूज्ड है उसको स्टेट ने, मतलब केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जिम्मेवारी दी हुई है कि वो प्रिवेंट करेगा क्राइम्स को, या फिर डिटेक्ट करेगा क्राइम्स को, किसके प्रति जो होते हैं, वुमेन के प्रति जो होने वाले, जिस वुमेन ने उसके ऊपर स्टॉकिंग की कंप्लेंट करवाई। ठीक है, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। बी क्लोज 2 ऑफ प्रोवाइजो, इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ, तो एक मैन एक महिला को परस्यू कर रहा था किसी लॉ के तहत, और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन, या फिर वो किसी शर्त को कंप्लाई कर रहा था एक मैन, और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, या फिर एक जरूरत, एक रिक्वायरमेंट थी जो एक मैन कंप्लाई कर रहा था जो किसी कानून ने उसको बता रखी है, तो कोई भी स्टॉकिंग नहीं बनेगी। अब क्लोज 3, इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड,
तो एक मैन स्टोकिंग का जिसके ऊपर चार्ज केस चला हुआ है, अगर वो कोर्ट में यह साबित कर देता है इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, मतलब उन हालातों में जब मैं स्टोकिंग कर रहा था, मतलब मैं ये एक्ट कर रहा था, पीछा कर रहा था, फॉलो कर रहा था, एक महिला को कॉन्टैक्ट कर रहा था, सच कंडक्ट वॉज रीजनेबल, तो यह व्यवहार मेरा रीजनेबल था, मतलब मैं इसको समझा सकता हूँ कोर्ट के सामने। एंड जस्टिफाइड, रीजनेबल के साथ साथ जस्टिफाइड, मतलब उसको कानून सपोर्ट भी करना चाहिए, मतलब रीजनेबल अकेला रीजनेबल से काम नहीं चलेगा, एंड जस्टिफाइड मतलब रीजनेबल एंड जस्टिफाइड दोनों होने चाहिए साथ साथ, ठीक है, तभी उसको व्यक्ति को, उस पुरुष को, मैन को डिफेंस मिलेगा, उसके ऊपर स्टोकिंग का चार्ज उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 78 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है whoever commits the offense of stalking, जो कोई भी, जो पनिशमेंट बताता भी है, whoever commits the offense of stalking, जो कोई भी व्यक्ति पुरुष अपराध करेगा स्टोकिंग का, shall be punished on first conviction, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे उस व्यक्ति को कितनी सजा होगी, विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, तो उसको एक दिन से लेके 3 साल तक की जेल कटाई जा सकती है फर्स्ट कन्विक्शन पे। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माना तो फिर उसको लगेगा। अब देखिए एंड वी पनिश और सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, तो और दूसरी बार जेल से आने के बाद वो 3 साल की जेल काट के आ जाता है, जिसको फर्स्ट कन्विक्शन हुई थी स्टोकिंग के केस में, वो दोबारा जेल से आने के बाद दोबारा किसी महिला का पीछा करता है, फॉलो करता है, उसको कंटेक्ट करता है कि वो उससे पर्सनल इंटरेक्शन करे, तो उस महिला उस पुरुष को दोबारा, मैन को दोबारा सजा हो जाती है स्टोकिंग के केस में, तो उसको अब 5 साल तक की जेल कटवा जाएगी और अब जुर्माना उसको लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 78 जो कि मैंने आपको स्टोकिंग पढ़ा है कि स्टोकिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 79 और भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इससे पहले मैं एक पानी की सिप पी लेता हूँ, ठीक है। इतने आप सेक्शन 78 को रीड करिए। कर लिया सेक्शन 78 रीड भारतीय न्याय संहिता। चलो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 79 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताती है वर्ड, शब्द, जेस्चर, कोई इशारे और एक्ट या फिर कोई कार्य इंटेंडिंग टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, मतलब कुछ शब्द बोले, कुछ ऐसे जेस्चर, इशारे किए, कुछ ऐसा कार्य किया जो कि वो शब्द और वो इशारे ही क्या कार्य बना रहे हैं, वो इंटेंशन के साथ वो इशारे या शब्द बोले गए हैं। और क्या इंटेंशन थी एक व्यक्ति की कि इंसल्ट, मतलब एक वुमेन की मर्यादा को भंग करना, मतलब उसकी मर्यादा को शर्मसार करना है, तो वो सेक्शन 79 भारतीय न्याय संहिता का अपराध बनेगा। अब देखिए इसकी बॉडी हम पढ़ते हैं, whoever intending to insult the modesty of any woman, अब जो कोई भी मतलब मानसिकता रखता है, मतलब इरादा रखता है, इंटेंशन मतलब करके ही रहूंगा क्या, एक वुमेन की मर्यादा की बेइज्जती। अब देखिए क्या होगा, whoever intending to insult the modesty of any woman, जो कोई भी इंटेंशन रखते हुए एक एक्ट करता है, और क्या करता है वो कि मैं इंसल्ट कर दूंगा, मैं एक महिला की मर्यादा को, उसकी इज्जत को शर्मसार, उसकी इज्जत को इंसल्ट कर दूंगा, मतलब उसकी बेइज्जती कर दूंगा, मतलब उसकी जो उसकी मोडेस्टी होती है, जो उसकी मर्यादा होती है, उसके भंग कर दूंगा। अब देखिए अटर्स एनी वर्ड्स, तो एक व्यक्ति क्या करता है इंटेंशन के साथ, कोई शब्द बोलता है, मेक्स एनी साउंड और जेस्चर, कोई आवाज़ निकालता है या फिर कोई जेस्चर इशारा करता है, और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु एग्जिबिट करता है, इन एनी फॉर्म किसी भी रूप में एक वस्तु को एग्जिबिट करता है, इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, और उसकी इंटेंशन क्या है कि जो मैं अपने मुंह से शब्द बोल रहा हूँ और मैं जो साउंड निकाल रहा हूँ, ठीक है, वो सुनी जाए, वो साउंड या फिर वो वर्ड किस द्वारा, उस महिला द्वारा। और डेट सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन, या फिर जो मैं जेस्चर जो इशारे कर रहा हूँ या मैं ऑब्जेक्ट जो दिखा रहा हूँ, वो महिला जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन है कि वो उसकी मर्यादा भंग होगी, वो उसे देखे। अब देखिए क्या होगा, बाय सच वुमेन, और कौन हर्ड करे और कौन सीन करे, वो महिला। अब देखिए और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, या फिर एक वुमेन की प्राइवेसी है, मतलब उसकी प्राइवेसी में इंट्रूड्स करता है, मतलब घुस जाता है। शैल बी पनिश, तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर सब तीनों को सजा मिल सकती है इस सेक्शन 79 के तहत। कितनी मिलेगी, शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड ऑल्सो विद फाइन, तो उसको व्यक्ति को whoever मतलब मैन, वुमेन या फिर ट्रांसजेंडर जो कि एक महिला के वर्ड, साउंड, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन कुछ भी बनाता है, कुछ भी वर्ड बोलता है जो कि महिला सुने, उसकी इंटेंशन है कि वो सुन ही ले, या फिर उसकी इंटेंशन है ऑब्जेक्ट दिखाता है कि वो महिला देख ही ले, इंट्रूड्स करता है उसकी प्राइवेसी में, तो ऐसा करने पर उस पुरुष को, उस मैन को, उस वुमेन को, उस ट्रांसजेंडर को
3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और उसको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 79 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हमारा अब हम पढ़ेंगे अपना ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। अब ये शादी उदी से रिलेटेड क्या अपराध होते हैं वो हमारा नेक्स्ट चंक आएगा, जो कि है सेक्शन 80 टू सेक्शन। अब सेक्शन 80 टू सेक्शन कहाँ तक है ये एक बार मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, सेक्शन 80 टू सेक्शन 87। ठीक है, सेक्शन 80 टू सेक्शन 87। तो हम इसमें लिख लेंगे जो ये सेक्शन 80 डाउरी डेथ के ऊपर एक छोटा सा मार्जिनल नोट दिया गया कि हमारे अब कौन से सब्जेक्ट के ऑफेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो कौन से सब्जेक्ट के ऑफेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं? ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। अब अपराध जो शादी से रिलेटेड है वो चालू होने वाले। तो कौन कौन से प्रावधान उसके? सेक्शन 80 टू सेक्शन 87। ठीक है, तो आज हम सेक्शन ये वाले पढ़ेंगे 80 टू 87 आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शंस है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब सेक्शन 80 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि बताता है डाउरी डेथ, दहेज हत्या। तो अब सेक्शन 80 का सबसेक्शन 1, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स, जहाँ एक महिला की मृत्यु मतलब एक महिला की मृत्यु हो जाती है। और उस महिला की मृत्यु कैसी होती है? जलने की वजह से, और बॉडीली इंजरी या फिर शारीरिक चोट की वजह से, और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। या फिर अदरवाइज अकर होती है, मतलब अदरवाइज अकर हो जाती है, मतलब बर्न से नहीं होती, शारीरिक इंजरी से नहीं होती, और ही कोई कारण है जिससे एक महिला की मृत्यु होती है। देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और नॉर्मल हालातों में वो मृत्यु हुई हुई दिखती है, दर्शित हुई होती, प्रकट हुई दिखती है। और कब? विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। और उस महिला की जिसकी मृत्यु हुई है अभी उसके 7 साल भी शादी के कंप्लीट नहीं हुए थे, मतलब 7 साल या उससे नीचे उसकी अभी शादी के टाइम चल रहा था। मतलब उस महिला की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, 2 साल हुए थे, 3 साल हुआ था, 4 साल हुआ था, 5 साल हुआ था, 6 साल हुआ था, 6 साल 11 महीने 29 दिन भी हुए थे ना, तो भी क्या होगा? अब डाउरी डेथ का केस लगेगा। अब देखिए, एंड इट इज शोन, और बस ये प्रोसिक्यूशन दिखाता है, बस उसको बस दिखाना है कि जज साहब इस महिला की शादी को भी 7 साल भी नहीं हुई थी और इसकी मृत्यु हो गई थी। और कैसे हुई थी? या तो जलने की वजह से, या फिर बॉडीली इंजरी की वजह से, या कोई और अन्य नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जिससे एक मृत्यु हुई दिखती है। ठीक है, तो बस प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत लेस है। एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, ये दिखाया जाता है, बस प्रोसिक्यूशन जज साहब को दिखाता है कि सून बिफोर हर डेथ, इस महिला की मृत्यु से जल्द पहले। और कितना पहले? वो बहुत सब्जेक्टिव थिंग है, 1-2 महीने पहले, 3-4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले, यह भी दिखाया जाता है। ठीक है, क्या पता 5-6 महीने पहले एक महिला के साथ क्रूएल्टी हुई हो और उसने अपना रिजल्ट अब 5-6 महीने बाद दिखाया हो। ठीक है, तो देखिए, एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, और यह बस प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिखाया जाता है केस में कि इस महिला की डेथ से पहले इसके साथ क्या हुआ था? शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी, इस महिला के साथ क्रूएल्टी हुई थी, मतलब इस महिला को मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से सताया गया था। अब देखिए, और हरेसमेंट बाय हस्बैंड, और या फिर उत्पीड़न किया था इस महिला का, किसने किया था? इस महिला के पति ने। और एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, या फिर इस महिला के पति के किसी रिश्तेदार, मतलब महिला के पति के मम्मी पापा ने, भाई बहन ने, ठीक है, देवर ने, ननद ने, इन्होंने किया था। और देखिए, फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, और महिला के साथ क्रूएल्टी और हरेसमेंट उसके पति ने या फिर उसके पति के रिलेटिव ने सिर्फ किसके लिए किया था? फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, वो कोई दहेज की डिमांड कर रहे थे और वो महिला फुलफिल नहीं कर पा रही होगी, तो उसकी डाउरी डेथ का अब केस लगेगा। अब देखिए, सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ, तो अब इस हत्या को, इस मृत्यु को डाउरी डेथ का डेजिग्नेशन दिया जाएगा कि वो अब दहेज हत्या है। आप देखिए, एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ, अब उस महिला के जो बॉडीली इंजरी से जिसकी डेथ हुई है, जिसकी बर्न्स की वजह से डेथ हुई है, तो अब उसके पति को अब क्या मान लिया जाएगा? उसके पति के रिलेटिव्स को क्या मान लिया जाएगा कि उन्होंने ही उस महिला की डाउरी डेथ, ठीक है, उन्होंने उस महिला की डेथ कोज की है। ठीक है, और कौन सी डेथ को कोज किया है? डाउरी डेथ कोज की है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 80 का सबसेक्शन 1, इसकी पढ़ती है एक्सप्लेनेशन, जो कि बताता है डाउरी डेथ की एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, वो द पर्पसेज ऑफ दिस सबसेक्शन, इस प्रावधान 80 के सबसेक्शन 1 को समझने के लिए समझ लीजिए, डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग, तो जो डाउरी दहेज का मतलब है उसका वही मतलब है, मतलब जेनेसिस आप कहाँ से ले लीजिए डाउरी की डेफिनेशन का, एज इन सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो सेक्शन 2
डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में सेक्शन 2 में जो डाउरी की परिभाषा दी गई है वही आप इस प्रावधान में डाउरी की परिभाषा समझ लीजिए, ठीक है। तो मतलब जेनेसिस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से आप उठा लीजिए डाउरी का। अब सेक्शन 80 का सबसेक्शन 2 पनिशमेंट बता रखा है, whoever commits dowry death, जो कोई भी व्यक्ति मतलब हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव एक डाउरी डेथ दहेज हत्या एक महिला की कर देते हैं, कमिट कर देते हैं, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। तो ऐसा करने पर अब उस महिला के पति को, उस महिला के पति के रिलेटिव्स को ऐसा करने पर अब कम से कम 7 साल की जेल तो कटवाई जाएगी, पर मैक्सिमम उम्र कैद भी हम कटवा सकते हैं, हमारे कोर्ट जज साहब कटवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हमारा आईपीसी में नहीं था, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हमें इसी में देखने को मिला है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में पहले बस 7 साल था, ठीक है। तो अब ये हुआ हमारा सेक्शन 80 पूरा जो कि बताता है डाउरी डेथ। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 81 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो कि बताता है कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन। अब कोहैबिटेशन मतलब एक महिला के साथ रहना, मतलब बहुत लंबे समय तक साथ रहना, मतलब लिविंग टुगेदर, कोहैबिटेशन करा। डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, और डिसीटफुली मतलब धोखाधड़ी से बहलाया फुसलाया उस महिला को कि हमारी लॉफुल मैरिज हो चुकी है, मतलब हम कानूनी रूप से शादीशुदा है और एक्चुअली में वो कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं थे, बस वो मैन डिसीटफुली कोहैबिट कर रहा था एक महिला के साथ, मतलब वो आमतौर पर उसके साथ रह रहा था। तो अब सेक्शन 81 का बॉडी हम पढ़ते हैं। एवरी मैन हु बाय डिसीट कॉजेज एनी वुमेन, हर एक मर्द, हर एक पुरुष जो कि धोखाधड़ी उपयोग करके क्या कोज करता है एक महिला के साथ, क्या कोज करता है, हु इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, एक पुरुष जो कि एक महिला के साथ लॉफुली कानून रूप से शादीशुदा नहीं है, वो एक महिला को क्या करता है, डिसीटफुली धोखाधड़ी उसके साथ करता है और उसको क्या करता है, मैरिड टू हिम, टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम, कि एक मैन एक महिला के साथ डिसीटफुल मीन्स उपयोग करके की कहता है कि तुम मेरे साथ लॉफुली मैरिड हो, पर वो मैन को उसको पता है, उसको बिलीव है, उसको ये सोचने के कारण है कि वो उसके साथ शादीशुदा नहीं है, ठीक है। आप देखिए, एंड टू कोहैबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम इन दैट बिलीव, और इस बिलीफ में वो महिला उसके साथ कोहैबिट कर लेती है, मतलब कोहैबिट का मतलब साथ साथ वो एक घर में रहने लग जाते हैं, अंडर द सेम रूफ रहने लग जाते हैं और वो कोहैबिट करते हैं, और उसके साथ वो मैन कहता है अब उस महिला से कि अब हमारी भाई शादीशुदा अब क्या आएगा, क्या हो कि अब उसके साथ कोहैबिट करता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करता है। देखिए, इन डैट बिलीव, और महिला इस बिलीफ में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है कि वो लॉफुली मैरिड है, पर एक्चुअली में वो लॉफुल मैरिड नहीं थे। अब देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो ऐसा करने पर उस मैन को अब 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको अब जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये है आप सेक्शन 81 मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो कि बताता है हमें किसकी बात, बाइगैमी की बात, ठीक है। बाइगैमी अब क्या होती है भाई, एक मैन है और एक वुमेन है, एक मैन की उस वुमेन से शादी हुई पड़ी है पहले ही, पर वो मैन क्या करता है, एक वुमेन 2 से भी शादी कर लेता है, इन द लिविंग ऑफ वुमेन 1, उसकी पहली पत्नी अभी जीवित थी और उसने उसको तलाक भी नहीं दिया था, और इतने में वो मैन एक दूसरी महिला से शादी कर लेता है, ठीक है, जिस पर ये भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल है उस मैन पे, ठीक है। बिसाइड्स दी पर्सनल लॉ, जब मुस्लिम तो भाई 4 शादी कर सकते हैं तो उनके ऊपर बाइगैमी थोड़ी लगेगी, लेकिन जो सब्जेक्ट है भारतीय न्याय संहिता के जिन पर पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो वो अगर एक मैन ने उसकी पहली शादीशुदा, वो पहले शादीशुदा तो उसकी शादी हो रखी थी, अब वो पहली शादीशुदा के एग्जिस्टेंस में दूसरी महिला से शादी करता है तो उसको बोलते हैं बाइगैमी, ठीक है। तो अब सेक्शन 82 में हमें बाइगैमी मैरिज के बता रखे, ठीक है। तो हम सेक्शन 82 का इंडेक्स पढ़ते देखिए क्या बता रहा है ये, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड, तो शादी दोबारा एक व्यक्ति कर लेता है, और कब करता है, जब उसकी हस्बैंड की लाइफ टाइम मतलब जीवन काल चल रहा है, और वाइफ या एक मैन जब शादी कर लेता है दोबारा जब उसकी पहली वाइफ का लाइफ टाइम चल रहा है, मतलब अभी वो जीवित। अब देखिए सेक्शन 82 का सब सेक्शन 1, हूएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, जिस किसी का भी एक पति जीवित है या एक उसकी पत्नी जीवित है, मतलब भाई महिला अगर दूसरी शादी करती है तो उसका पहला पति जीवित है, अगर कोई पुरुष दूसरी शादी करता है तो उसकी पहली पत्नी जीवित है। तो यही कह रहा है whoever having a husband और वाइफ लिविंग, जिस किसी का भी एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ लिविंग है, जीवित है, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस, तो वो दोबारा मैरी कर लेता है। और वो मैरी कैसे करता है, मैरी इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड, एक ऐसे केस में दोबारा मैरिज कर लेता है जो वो मैरिज वॉइड होगी, शून्य होगी, बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस, और सिर्फ किस वजह से वो शून्य होगी कि उसने दोबारा टेक प्लेस की उस मैरिज ने, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ, और कब वो मैरिज दूसरी टेक प्लेस की, उस पहली वाइफ और पहले हस्बैंड की
एग्जिस्टेंस में, उनकी लिविंग में, ठीक है। आप देखिए शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो ऐसा करने पर उस महिला को जो अपने पति की लाइफ टाइम में दूसरी शादी कर लेती है तो 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और उस पति को जो अपनी महिला के जीवन काल में पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरी पत्नी से शादी कर लेता है तो उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल फाइन, जुर्माना तो उसको मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सेक्शन 82 भारतीय न्यायिक संहिता की पूरी एक्सप्लेनेशन। तो अब इसमें बहुत एक एमर्जिंग फैक्टर है सेक्शन 82 में। मेरे पास एक बहुत पहले केस आया था, उस केस में क्या हुआ था कि एक मैन ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी फर्स्ट वाइफ जीवित थी, अलाइव थी, ठीक है, लिविंग थी। तो अब वो उस वुमेन को, जो फर्स्ट वाइफ थी, उसको पता लग गया और उसके हस्बैंड को 10 साल हो गए थे सेकंड मैरिज करे हुए भी। तो अब वुमेन पुलिस स्टेशन में गई तो पुलिस वालों ने उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी। वो कहते हैं हमारा मैटर नहीं है, अब हिंदू मैरिज एक्ट का मैटर है, आप कोर्ट से कार्रवाई करो। तो मैंने उस एक्शन लिया था उस केस में, और उस केस में जो पहले हमारा ये सेक्शन 494 आईपीसी हुआ करता था और 495 में इसकी पनिशमेंट हुआ करती थी, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई थी। पुलिस वाले क्या रीजंस देते हैं कि भाई आप हम नहीं लिखेंगे आपकी एफआईआर, आप ये सिविल कोर्ट का मैटर है, फैमिली कोर्ट का मैटर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे लेजिस्लेचर ने, भारतीय न्यायिक संहिता के क्रिएटर्स ने, लेजिस्लेचर्स ने बनाया है सेक्शन 82 को भी ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर्स को रिपोर्ट एफआईआर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम सेक्शन 82 की एक्सेप्शन पढ़ते हैं, मतलब अब क्या एक बाइगेमस मैरिज नहीं बनेगी, उसकी एक्सेप्शन हमें 82 की एक्सेप्शन में दी गई। अब देखिए, दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन। तो ये सबसेक्शन, ये प्रावधान बाइगेमस मैरिज का उस व्यक्ति पर नहीं लगेगा whose marriage with such husband और वाइफ has been declared void, जिसकी शादी एक पुरुष के साथ या एक महिला के साथ कानून ने void, शून्य डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है। वो दोबारा शादी करता तो उस पर ये सेक्शन 82 भारतीय न्यायिक संहिता का नहीं लगेगा, ठीक है। बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन, और एक कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन मतलब एक कोर्ट सक्षम था उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने में, मतलब सक्षम कोर्ट ने उनकी मैरिज को डिक्लेयर वॉइड किया था, तभी ये सेक्शन 82 भारतीय न्यायिक संहिता का अट्रैक्ट नहीं होगा उस केस में, अगर वो वुमेन या वो मैन या वो वुमेन दोबारा शादी कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि उनकी पहली शादी कॉम्पिटेंट जुडिक्शन की कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर रखी है। अब देखिए, नो टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अ मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ फॉरवर हस्बैंड और वाइफ, या नहीं तो उस पर भी नहीं लगेगा जो व्यक्ति, जो पुरुष या फिर जो महिला कॉन्ट्रैक्ट करती है एक शादी और दूसरी वाली, और उसकी पहली वाइफ और पहले हस्बैंड जीवित है, और कब, इफ सच हस्बैंड और वाइफ, अगर तो वो हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज, जिस समय दूसरी मैरिज कर रहे हैं वो हस्बैंड और वाइफ, तो पहली हस्बैंड और वाइफ नहीं सुना गया कितने द्वारा, शैल हैव बीन कंटिन्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम सच पर्सन फ्रॉम द स्पेस ऑफ 7 years। तो जो पहली हस्बैंड या वाइफ है लगातार, कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअली मतलब लगातार, मतलब एक दिन भी वो वापस नहीं आई है, 7 साल के स्पेस में वो पहली हस्बैंड और वाइफ उसके पास लौट कर नहीं आई है, तो वो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है, तो उसको बाइगेमी मैरिज का चार्ज नहीं लगेगा। अब देखिए, एंड शैल नॉट हैव बीन हर्ड ऑफ बाय सच पर्सन एज बीइंग अलाइव, और जो पहला उसका हस्बैंड था और जो वाइफ था जो उसको छोड़कर चली गई है और उसको 7 साल तक किसी ने सुना भी नहीं था, ठीक है। अगर मान के चलिए एक हस्बैंड है जिसकी शादी हो गई थी 2011 में, ठीक है, अब उसकी वाइफ उसको 2012 में छोड़ के चली गई थी। अब उसको पता है कि मेरी वाइफ वहाँ रहती है, मेरी वाइफ वहाँ काम करती है, अब उसको पता है ना कि वो अभी जीवित है, लेकिन अब उसकी वाइफ चली जाती है कहीं, मतलब चोला ही पहन लेती है, कोई दीक्षा ले लेती है, तो अब वो उसको कोई मतलब नहीं है संसार के जीवन से, तो अब वो दूसरी शादी कर सकता है, ठीक है। देखिए, एंड शैल नॉट हैव बीन हर्ड ऑफ बाय सच मैरिज ऑफ एज बीइंग अलाइव विद इन दैट पीरियड, within time provided the persons contracted in subsequent marriage shall, before such marriage take place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts as far as the same are within his or her knowledge। तो अब जो व्यक्ति दूसरी शादी कॉन्टैक्ट कर रहा है ना, जिसकी वाइफ या हस्बैंड 7 साल तक उसने सुना नहीं है, उसको छोड़ के जा चुका है, तो दूसरी मैरिज जिससे कर रहा है ना, उसको बता देगा, ये सत्य, उससे छुपाएगा नहीं, ये सत्य कि भाई मेरी एक पहले वाइफ भी थी या मेरा एक पहले हस्बैंड भी था, मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, तो अब 7 साल उस बात को हो चुके हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं है, वो नहीं पता कहाँ है, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और आपको ये बात नॉलेज में होनी चाहिए कि मैं आपसे दूसरी शादी करने वाला हूँ। तो यह कहकर अगर दूसरी मैरिज करेगा तब वो बाइगेमस मैरिज नहीं बनेगी, ठीक है। अब एक व्यक्ति ने, एग्जाम्पल एक और देता हूँ, एक व्यक्ति है ए जो कि मेल है, ठीक है, उसकी 2015 में एक शादी हो चुकी थी, ठीक है, किसी बी से जो कि गर्ल है, ठीक है, वो बन गए हस्बैंड वाइफ 2015 में।
और जो बी है तो 2016 में इसको छोड़ के चली जाती है और 7 साल तक 2016 से लेके 7 साल कब तक होते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो 2022 तक भी उस ए को उस बी के कोई भी हियर अबाउट्स नहीं है, मतलब वो कहाँ है क्या कर रही है कुछ भी उसको उसके बारे में उसने सुना नहीं है कि वो कहाँ है, भाई जी भी रही है मर गई कोई 7 साल तक। अब 2022 में वो व्यक्ति के 7 साल पूरे हो गए। अब वो व्यक्ति 2020 से एक और गर्ल को एक्स को डेट कर रहा था। अब जैसे ही 2022 में उसके 7 साल होते हैं वो व्यक्ति ए को जो ए है वो उस गर्ल एक्स को जो डेट कर रहा था 2020 से उसको क्या करने लग जाता है, उसको 2023 में प्रपोज करते थे मैरिज के लिए। पर उसको ये बात नहीं पता था कि मेरी एक पहले शादी हो चुकी थी और 7 साल मतलब 2015 में हुई थी और 2022 में मतलब अब 7 साल तक उस मेरी पहली वाइफ का कोई मेरे को हेयर अबाउट्स नहीं है कि कहाँ है वो वेयर अबाउट्स नहीं है। तो अब ये उसने नहीं बताया। तो अब शादी करने के बाद 2023 में जब 2023 में ए ने उस गर्ल एक्स से जिसको वो डेट करा 2020 से शादी कर ली तो अब उसको पता लगा कि भाई इसकी ए की तो 2015 में शादी हो चुकी थी और इसकी जो वाइफ थी उसको 2016 में छोड़ के चली गई थी और अब इसके 2022 में इसके 7 साल हुए इसने मेरे से शादी कर ली। तो वो उस मेल ने उस ए ने तो यह तरीका लगाया कि अब मेरे ऊपर बाइगेमी सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता का चार्ज नहीं लगेगा। पर यहाँ लगेगा, क्यों लगेगा कि उसने जो सब्सिक्वेंट मैरिज उसने की तो उसने सब जो उसकी फॉर्मर मैरिज थी उसके बारे में उस गर्ल एक्स को नहीं बताया ना, तो यहाँ उसको चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 82 की एक्सेप्शन की लेटर पास बताती है कि भाई सब्सिक्वेंट मैरिज आप कर रहे हो और इस केस में जब आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको 7 साल से मतलब आप उसके बारे में सुना नहीं है आपने कि वो कहाँ है क्या नहीं है, तो जब आप सब्सिक्वेंट मैरिज कर रहे हो तो उस जिससे आप मैरिज कर रहे हो उसको आप बताओगे कि भाई मेरी पहले मैरिज हो चुकी थी और 7 साल हो गए हैं, मेरी वो वाइफ या मेरा हस्बैंड अब मुड़कर मेरे पास आया नहीं है, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ताकि आप मेरे ऊपर बाद में चार्जेस ना लगा सको बाइगेमी के। ठीक है, तो वो बताना आउट ऑफ कर्टेसी नहीं, जेन्युइनली बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बताओगे तो सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता के चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था सेक्शन 82 सब सेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है वो जो कि बाइगेमी की पनिशमेंट बताएगा। अब देखिए, whoever commits the offense under subsection 1, तो जो कोई भी सबसेक्शन 1 मतलब बाइगेमी का ऑफेंस कमिट करता है, हैविंग कंसील्ड फ्रॉम द पर्सन विद होम द सब्सिक्वेंट मैरिज कंट्रैक्टेड, और उस जिस व्यक्ति से उसने सब्सिक्वेंट मैरिज कंट्रैक्ट किया, मतलब उसने एक व्यक्ति ने सब्सिक्वेंट मैरिज की है और उससे कंसील करता मतलब उसको उससे छुपाता है यह बात कि मेरी पहली शादी हो चुकी है, ये बात। तो देखिए द फैक्ट ऑफ द फॉर्मर मैरिज, और क्या कंसील करता है एक सब्सिक्वेंट मैरिज जिससे वो कर रहा है कि मेरी पहले शादी हो चुकी है। तो देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो उसको लगेगा ही लगेगा। मतलब एक व्यक्ति ने मतलब मान के चलिए एक मैन है ए, उसकी शादी हो गई थी 2011 में एक महिला से बी से, अब वो हस्बैंड वाइफ। अब महिला बी ने उसको छोड़कर वो चली गई और उसको छोड़कर चली गई और उन्होंने कोई भी डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया, बस छोड़कर चली गई। ठीक है, लेकिन फिर उस पर्सन ए ने 2020 में दोबारा शादी कर ली और जो 2020 में एक गर्ल एक्स से शादी करी उसको नहीं बताया कि मेरी एक बी से भी शादी हो गई थी 2011 में। ठीक है, और उन्होंने कोई डिवोर्स भी नहीं लिया था, उसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उनकी शादी को वॉइड भी डिक्लेयर नहीं किया था। तो अब क्या उस लड़के ए पर जिसने 2020 में एक गर्ल एक्स से दोबारा शादी की है और उसको यह बात बताई भी नहीं थी कि मेरी 2011 में शादी हो चुकी थी, तो क्या उस पर अब सेक्शन 82 का चार्ज लग सकता है? 100% लग सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने बताया नहीं था, इस फैक्ट को कंसील किया था, छुपाया था। भाई वो बताता कि मेरी 2011 में शादी हो गई है जिससे वो शादी कर रहा है 2020 में, तो वो उसको बाइगेमी के लिए चार्ज नहीं किया जाता, पर अब किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 83 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब हमारे 83, 84, 85, 86, 87, ठीक है, हमारे 83, 84, 85, 86, 87 5 सेक्शन रह गए, हम इसको रीड करते हैं फिर आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। ठीक है, सेक्शन 83, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। अब शादी की जो रीति रिवाज होती है, जो सेरेमनी होती है, वो धोखाधड़ी से परफॉर्म की गई हैं। ठीक है, विदाउट लॉफुल मैरिज, और उसमें कोई लॉफुल कानूनी मैरिज नहीं बन रही, वो बस धोखाधड़ी से कुछ ऐसी रीति रिवाज फॉलो कर दिए कि ये बस लगे एक शैम क्रिएट हो कि शादी हो गई, पर एक्चुअल में वो रीति रिवाज कुछ थे ही नहीं। हम देखिए सेक्शन 83 की बॉडी, हुएवर जो कोई भी डिसऑनेस्टली मतलब बिना ईमानदारी वाली नीयत से और विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन या फिर धोखाधड़ी की इरादे से मानसिकता से क्या करता है, गोज थ्रू अ सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड, वो सेरेमनी मतलब रीति रिवाज से उसमें रीति रिवाज परफॉर्म करता है और वो
ऑफ बीइंग मैरिड, रीति रिवाज से वो क्या हो जाता है कि वो शादीशुदा हो जाता है। अब देखिए नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, और वो जानता है कि जो रीति रिवाज जो परंपरा मैं फॉलो करता हूँ उससे मैं शादीशुदा नहीं कहलाऊंगा। ठीक है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। एंड शैल आल्सो बी लाइबल फॉर, उसको जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए एक व्यक्ति है अब्दुल जो कि मुस्लिम है, तो वो क्या करता है, वो एक गर्ल जो कि एक्स है उससे शादी की सेरेमनीज परफॉर्म करता है, पर वो अब्दुल अपने आप को क्या बताता है, राम बताता है, और उससे शादी की सेरेमनीज वो अब्दुल होता है वो गर्ल एक्स से सेक्रेड फायर के अराउंड 7 स्टेप्स लेके करता है। तो अब मुस्लिम्स में यह शादी तो वॉइड है कि उन्होंने कोई भी अल्लाह वगैरह का तो कोई नाम लिया ही नहीं। तो अब क्या होगा, अब उसने भाई रीति रिवाज फॉलो नहीं किया, उसकी डिसऑनेस्टली उसने डिसऑनेस्टली वो परंपरा सेरेमनी फॉलो की ना, जिसको वो मानता है कि भाई मैं ये परंपरा फॉलो करूंगा तो मैं शादीशुदा नहीं कहलाऊंगा। ठीक है, तो उसने उस गर्ल एक्स जो कि हिंदू थी उसके साथ किया। तो अब क्या होगा, उस अब्दुल को अब क्या किया जाएगा, उसको 7 साल के लिए अब जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना उसको लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक व्यक्ति है जो कि ए है, ठीक है, वो व्यक्ति ए है जो हिंदू है, वो एक गर्ल एक्स से शादी करता है। अब एक्स भी हिंदू ही है, ठीक है, लेकिन अब चलो एक्स मान लेते हैं, एक्स एक गर्ल है वो जो कि क्रिश्चियन है। ठीक है, लेकिन अब जो वो बॉय है जो हिंदू है, वो क्या करता है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट का भी सहयोग नहीं लेता। वो क्या करता है, एक ऐसी सेरेमनी परफॉर्म करता है जो कि उसकी डिसऑनेस्ट या फिर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है कि मैं एक ऐसी सेरेमनी परफॉर्म करूंगा जो कि लगे तो सही कि ये शादी हो रही है, पर एक्चुअल में उसकी डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है कि वो शादी करना नहीं चाहता। तो ऐसे में उस व्यक्ति को अब कितने साल की सजा करवाई जाएगी जेल में, 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना उसको मैंडेटरी लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 83 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब ये बहुत सिंपल से सेक्शन आएंगे, प्रावधान आएंगे। ठीक है, अब देखिए एंटाइसिंग और टेकिंग अवे। अब बहला फुसला के एंटाइस करना मतलब एक महिला को बहलाना फुसलाना, और टेकिंग अवे या फिर उसको दूर लेके चले जाना, और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन, या फिर बंधक बना लेना एक शादीशुदा महिला को। और क्या इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब आपराधिक मानसिकता है कि एक मैरिड वुमेन को मैं डिटेन कर लूंगा। ठीक है, एक मैरिड वुमेन को मैं एंटाइज कर लूंगा, एक मैरिड वुमेन को मैं टेक अवे कर लूंगा, कि ये उसकी क्रिमिनल इंटेंशन है। देखिए बॉडी पढ़ते हैं हम सेक्शन 84 की। देखिए whoever takes, जो कोई भी टेक्स मतलब जो कोई भी लेकर चला जाता है, और एंटाइसिस या फिर बहला फुसलाता है अवे एनी वुमन, किसी महिला को, who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, जो व्यक्ति टेक कर रहा है एक महिला को और एंटाइज कर रहा है एक महिला को कि उसके साथ चलो, और उस व्यक्ति को पता है जो टेक अवे और एंटाइज कर रहा है एक महिला को कि वो उसकी वाइफ नहीं है और ना तो वो उसका हस्बैंड है। ठीक है, और वो वाइफ किसी और व्यक्ति की वाइफ है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति एक महिला को एंटाइज करा मतलब बहला फुसलाता कि यहाँ गुड़गांव में क्या रखा है, चलो मुंबई चलते हैं, वहाँ शान से जिंदगी जिएंगे। तो अब क्या हो गया, और वो महिला जिसको वो गुड़गांव में एंटाइज कर रहा है एक व्यक्ति, वो मैरिड वुमेन है। अब वो उसके बहकावे में आके चली जाती है मुंबई। तो क्या उसने ऑफेंस किया, सेक्शन 84 भारतीय न्याय संहिता के उस व्यक्ति ने अपराध किया जो गुड़गांव में एक महिला मैरिड वुमेन को बहला फुसला के मुंबई ले जाता है सपनों के शहर में, और वहां जाके उसको कुछ और इमोरल पर्पस में धकेल देता है। तो उस व्यक्ति ने कौन सा ऑफेंस किया, वो वाले प्रावधान तो उस पर लगेंगे जो उसने इमोरल पर्पस के उसकी कबूतरबाजी प्रोस्टिट्यूशन में धकेला, पर सेक्शन 84 भारतीय न्याय संहिता के उस पर भी चार्ज लगे। अब देखिए whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe, उसको नॉलेज है मतलब इंटेंशन तो ऊपर हमें क्रिमिनल इंटेंट ऊपर दिखाया गया था कि आपराधिक उसकी इंटेंट है, पर हमारे सेक्शन 84 के बॉडी में क्या बता दिया, नॉलेज है कि जानकारी है, ये रीजन टू बिलीव, यकीन करने के कारण है कि ये महिला जिसको मैं एंटाइज कर रहा हूँ, बहला रहा फुसला रहा हूँ, ये एक मैरिड वुमेन है, और किसकी है, ये किसी अन्य व्यक्ति की मैरिड मतलब इसकी शादी हो चुकी है। अब देखिए विद इंटेंट दैट शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, और उसकी क्या इंटेंशन भी आ गई, इसमें 3 डिग्री ऑफ मेंस आ गई। अब इंटेंशन क्या है कि ये महिला जिसको मैं टेक अवे कहीं इसके घर से दूर ले जाने वाला हूँ, या इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एंटाइसिस कर रहा हूँ, मतलब इसको दूर नहीं ले जाने वाला, इसको वहीं बहला फुसला रहा हूँ, इसके घर में ही कोई व्यक्ति आके जिससे मैं चाहूँगा
वो इसके सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा या सेक्सुअल इलिसिट इंटरकोर्स करेगा। मतलब जो व्यक्ति उसको बहला फुसला रहा है, जो व्यक्ति बहलाने फुसलाने वाला एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकती है, एक ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, एक मैरिड वुमेन को, ठीक है। पर एक ट्रांसजेंडर एक मैरिड वुमेन को बहला रही है, फुसला रही है, एंटाइज कर रही है कि क्या कर सके वो मैरिड वुमेन, वो ट्रांसजेंडर उस मैरिड वुमेन के साथ कि कोई और व्यक्ति जो कोई मेल है वो उस मैरिड वुमेन जो कि किसी और के साथ शादीशुदा उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके। अब देखिए विद एनी पर्सन और कंसील्स या फिर टेक अवे करके एक मैरिड वुमेन को एक व्यक्ति छुपा लेता है, वो डिटेन्स विद दैट इंटेंट या फिर डिटेन अपनी हिरासत में, मतलब अपने पास बंदी बना लेता है एक व्यक्ति एक मैरिड वुमेन को, और किस इंटेंट से कि इसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स हो, ठीक है। एनी सच वुमेन, किसी भी वुमेन के साथ शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो एक महिला को एंटाइसिस करता है, उसको टेक अवे कर लेता है, उसको डिटेन करता है, और किस इंटेंशन से, किस नॉलेज से, किस रीजन टू बिलीव से कि ये महिला जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाली उसकी वाइफ नहीं है, और ना तो जो एंटाइज कर रहा है, टेक अवे कर रहा है, ना तो उसकी वाइफ है, ठीक है। तो मतलब और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी किसी और व्यक्ति के साथ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो एंटाइसिस करता है, टेक अवे करता है एक महिला को, ठीक है, और डिटेन करता है, तो उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन या जुर्माना भी लगा सकती है, या फिर दोनों, 2 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो अब एंटाइसिस और टेक अवे तो एक ट्रांसजेंडर ने, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसजेंडर ने एक महिला को किया, मतलब टेक अवे कर लिया, मतलब एक ट्रांसजेंडर ने गुड़गांव में एक महिला को एंटाइसिस किया, मतलब बहलाए फुसलाए, उसको बोला कि तू क्या गुड़गांव में मर रही है, तू मुंबई चल, सपनों के शहर में तेरे को मॉडल बनाऊंगी, ठीक है। ट्रांसजेंडर उसको एंटाइज किया और वो लेके चली गई, टेक अवे कर लिया एक महिला को, मैरिड वुमेन को। अब वहाँ जाके वो ट्रांसजेंडर उस मैरिड वुमेन का जो गुड़गांव में मैरिड थी, एक उसका पति था, उसको छोड़ के वो मुंबई चले जाती है, मतलब अपने पति को तो वो गुड़गांव में छोड़ जाती है और वो उस ट्रांसजेंडर के साथ मुंबई चली जाती है। अब वो ट्रांसजेंडर वहाँ जाके क्या करता है, किसी और पुरुष से उस मैरिड वुमेन का सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाता है। तो अब जिस व्यक्ति ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया अदर देन ट्रांसजेंडर, उसको तो अलग प्रावधानों में सजा मिलेगी, जो भी रेप वगैरह बनेगी या फिर जो कंसील आइडेंटिटी करके जो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, रेप वगैरह के प्रावधान करेंगे। पर उस ट्रांसजेंडर पर जिसने टेक अवे किया, एंटाइसिस किया एक मैरिड वुमेन को कि वो बहला फुसलाकर एक वुमेन को उसके घर से दूर ले गया और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया किसी और के साथ, तो उस पुरुष को, उस ट्रांसजेंडर को कितने साल की जेल कटवाई जाएगी, 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर उसको जुर्माना लगाकर भी छोड़ सकते हैं, या फिर दोनों 2 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। सॉरी, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी। अब एक महिला का पति उस महिला को क्रुएल्टी दे रहा है, मतलब क्रुएल्टी मतलब शारीरिक क्रुएल्टी दे रहा है, फिर मानसिक क्रुएल्टी दे रहा है, मतलब उसको तंग कर रखा है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। और देखिए, और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन, या फिर उस महिला के रिलेटिव्स, उस महिला के और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, या फिर जो एक वुमेन है, जो कि एक वुमेन है जिसके साथ क्रुएल्टी हो रही है, उस वुमेन के पति के रिलेटिव्स, मतलब उस पति के रिश्तेदार उसके साथ क्रुएल्टी करें, तो वो अब सेक्शन 85 का भारतीय न्याय संहिता का अपराध है। जो हमारा सेक्शन 498 कैपिटल ए आईपीसी का अपराध था ना, जो क्रुएल्टी करते थे, तो अब ये सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता का अपराध है। कौन सा, कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड एक महिला के साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं, उसको सब्जेक्ट कर रहे हैं क्रुएल्टी के, उसको फिजिकल और मेंटल क्रुएल्टी, मतलब उसको ट्रोमा टॉर्चर दे रहे हैं, तो सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता का अपराध है। अब बॉडी पढ़ते हैं, देखिए, whoever being the husband or the relative of the husband, जो कोई भी एक महिला का पति है या उस महिला के पति का रिश्तेदार है, ऑफ अ वुमेन सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रुएल्टी, और उस महिला को सब्जेक्ट मतलब उस महिला को अब क्या करता है, क्रुएल्टी के साथ मतलब ट्रीट करते हैं, मतलब क्रुएल्टी में भाई फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी दोनों आती है। अब देखिए, अब उस महिला के पति को और उस महिला के पति के रिश्तेदार को अगर उस महिला को सब्जेक्ट क्रुएल्टी उन्होंने कर रखा तो कितनी सजा मिलेगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। तो ऐसा करने पर उस महिला के पति को जो उसके साथ क्रुएल्टी करता है, अगर उस महिला के पति के रिश्तेदारों को जो उसके साथ क्रुएल्टी करते हैं, तो ऐसा करने पर उनको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन जुर्माना तो उनको मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा था सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है क्रुएल्टी की डेफिनेशन, ठीक है। क्रुएल्टी की डेफिनेशन मतलब क्रुएल्टी क्या होती है, उसको परिभाषित हमारा सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता करता है। पढ़ेंगे बॉडी फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 85 क्रुएल्टी मीन्स, तो जो प्रावधान सेक्शन 85 में जो क्रुएल्टी वर्ड दे रखा, जो मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसमें बता रखा वो क्रुएल्टी का मतलब ये है, क्या है, ए एनी विलफुल कंडक्ट, कोई भी स्वयं इच्छा से कोई कंडक्ट मतलब व्यवहार, विच इज ऑफ सच अ नेचर, जो कि एक ऐसी श्रेणी का है,
एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन, जो कि एक ऐसी श्रेणी का कि वो महिला के दिमाग पर क्या असर करेगा, महिला को ड्राइव कर देगा, क्रेजी कर देगा टू कमिट सुसाइड, कि वो महिला सुसाइड कमिट कर ले, ठीक है। और टू कॉज ग्रेव इंजरी, या वो महिला अपने आप को इंजरी कॉज कर ले, ठीक है, या वो हस्बैंड के रिलेटिव कॉज कर दे। और डेंजर टू लाइफ, या उस महिला की जिसके साथ क्रुएल्टी हो रही है उस महिला को हस्बैंड उसकी लाइफ पर खतरा बन रहा है, उसके हस्बैंड के रिलेटिव उसकी लाइफ पर खतरा बन रही है उस वुमेन की, ठीक है। लिम्ब और हेल्थ, या फिर उसकी सेहत पर खतरा बन रही है हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव, ठीक है। वेदर मेंटल और फिजिकल, अब आगे ना हेल्थ, सेहत कौन सी, मेंटल भी और फिजिकल भी, मतलब मानसिक भी, मानसिकता वाली भी, मेंटल भी, माइंड वाली भी, और फिजिकल भी, शारीरिक वाली। अब देखिए ऑफ द वुमेन, उस वुमेन पर, ठीक है। बी हरेसमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हरेसमेंट इज विद द व्यू टू coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand of any property or valuable security। तो एक क्रूएल्टी एक महिला पर हो रही है, एक उस महिला के हस्बैंड कर रहा है या महिला के हस्बैंड के रिलेटिव कर रहे हैं और उसको कोर्स कर रहे हैं। मतलब कोर्स क्या होता है कि भाई कोर्स एक ऐसा अपराध होता है जो कि अगर कोर्शन हुई ना तो भारतीय न्याय संहिता की कोई ना कोई धारा अट्रैक्ट हो जाएगी। तो कोर्स कर रहे हैं उस महिला को, और क्यों कोर्स कर रहे हैं, उस महिला को कोर्स कर रहे हैं या उस महिला के जो पर्सन इंटरेस्टेड है, जो उस महिला के साथ रिश्ते रख रहे हैं, मतलब उसके महिला के मदर फादर भाई बहन, उसको उनको कोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टू रिलेटेड टू हर टू मीट हर एनी लॉफुल डिमांड, की उस महिला को एक महिला को उसका पति कोर्स कर रहा है, मतलब उसके ऊपर दबाव डाल रहा है कि तेरे को इतना पीटूंगा कि वो पिटाई भारतीय न्याय संहिता में कोई अपराध बनेगी, तो कि तू क्या कर, कोई मेरी अनलॉफुल डिमांड अपने माता पिता को बता कि वो पूरा करेंगे। अब देखिए और क्या वो डिमांड होगी, फॉर एनी प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति को लेने के लिए, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को लेने के लिए, और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड, या कभी एक डिमांड उन्होंने मांगी होगी हस्बैंड के रिलेटिव ने उस महिला से कि महिला तुम अपने मदर फादर को बोलो कि हमें ये डिमांड वैल्यूएबल सिक्योरिटी संपत्ति को हमको दे दे, तो वो उसने फुलफिल नहीं की होगी, तब उसके ऊपर क्रूएल्टी हो रही है, तो वो क्रूएल्टी होती है, ठीक है। तो ये हमारा वो सेक्शन 86 और भारतीय न्याय संहिता जो कि क्रूएल्टी को परिभाषित करता है, ठीक है। 85 में सबस्टांटिव लॉ बता रखा है कि भाई जो महिला के साथ क्रूएल्टी करेंगे उसको कितनी सजा मिलेगी, लेकिन 86 में रियल क्रूएल्टी बता रखा है कि क्रूएल्टी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। अब हम आज का लास्ट प्रावधान पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 87 और भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है किडनैपिंग मतलब अपहरण किया, अबडक्टिंग अगवा किया, और इंड्यूसिंग वुमेन, या एक वुमेन को महिला को इंड्यूस किया मतलब बहलाया फुसलाया, टू कंपेल हर मैरिज, की उसकी शादी विवश किया जा सके, ठीक है। अब देखिए उसको शादी के लिए विवश किया जा सके, मतलब ठीक है, भले एक महिला को किडनैप किया मतलब अगवा किया, एक महिला का अपहरण किया मतलब किडनैप किया, एक महिला को अगवा किया मतलब अबडक्शन किया, या एक महिला को बहलाया फुसलाया कि उस महिला को कंपेल विवश किया जा सके कि वो शादी कर ले। तो अब ये सेक्शन 87 भारतीय न्याय संहिता का अपराध बनेगा। अब सेक्शन 87 की बॉडी पढ़ते देखिए, whoever kidnaps or abducts any woman, जो कोई भी अपहरण करता है अगवा करता है किसी भी महिला को, विद इंटेंट दैट शी में बी कंपेल्ड, और की क्या इंटेंशन है उसकी, क्या मेंस है उसका, कि उस महिला को अब मैं किडनैप और अपहरण तो कर रहा हूँ, अपहरण और अगवा तो कर रहा हूँ, इस महिला को अब विवश किया जाएगा, किस चीज के विवश किया जाएगा, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी कंपेल्ड, या उसको नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है कि किया ही जाएगा, या नॉलेज है कि हाँ भाई कर भी सकते हैं, ठीक है, कौन कर सकते हैं, टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, की ये महिला शादी करे किसी और व्यक्ति के साथ और इसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। आप देखिए, और इन ऑर्डर दैट शी मे बी फोर्स्ड, या फिर उस महिला को एक व्यक्ति किडनैप या अबडक्ट कर रहा है कि उस महिला को फोर्स उस पर दबाव बनाया जाए, और सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स, या उसको सेड्यूस मतलब उस महिला को उत्तेजित कर दिया जाए कि वो महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, ठीक है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी फोर्स और सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स, या फिर एक व्यक्ति को इंटेंशन है कि इलिसिट इंटरकोर्स के साथ होगा अगर मैं इसको किडनैप अबडक्ट करूंगा, या फिर इसको नॉलेज है, जानकारी है कि भाई अगर मैं इसको किडनैप और अबडक्ट करूंगा तो कोई पुरुष इसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करेगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। अब देखिए क्या होगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्यू फॉर अ ट्रफ विच एक्शन टू 10 years। तो अब ऐसा करने पर एक व्यक्ति को जो कि एक महिला को किडनैप और अबडक्ट करेगा, सिर्फ क्या उसकी इंटेंशन और नॉलेज थी कि बस मैं इस महिला को किडनैप और अबडक्ट यूँ कर रहा हूँ कि इस महिला को किसी और के साथ विवश करवा सकूँ, शादी हो जाए इसकी, या फिर इस महिला को किडनैप और अबडक्ट मैं इंटेंशन और नॉलेज इसलिए है कि इस महिला को सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाऊँ किसी और व्यक्ति के साथ। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो किडनैप और अबडक्ट करेगा कितने साल की जेल कटवाई जाएगी, 10 साल तक की जेल कटवा जा सकती है, 1 दिन से लेकर 10 साल तक की, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो फिर उसको लगेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एंड whoever by means of criminal intimidation as defined in this संहिता, और जो कोई भी आपराधिक धमकी देकर, जो कि भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड आपराधिक धमकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, उसका प्रयोग करते हुए क्या करता है,
और ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, या फिर अपनी अथॉरिटी को, कोई सरकारी अथॉरिटी में कोई व्यक्ति वो अपनी अथॉरिटी का अब्यूज करता है, मतलब उसका दुरुपयोग करता है, और एनी अदर मेथड ऑफ कंपल्सन, या कोई और अन्य मेथड प्रयोग में लाता है जिससे कंपल्सन मतलब विवश किया जा सके एक महिला को, इंड्यूसेस एनी वुमन, एक महिला को इंड्यूस बहलाता फुसलाता है, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, की वो महिला एक जगह से उठकर किसी अन्य जगह पर जाए, विद इंटेंडेड शी में भी, और क्या इंटेंशन है उस अथॉरिटी वाले व्यक्ति की, उस क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन, जो क्रिमिनल धमकी दे रहा है, आपराधिक धमकी दे रहा है एक महिला को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के, क्या इंटेंशन उसकी, दैट शी मे बी, और नोइंग दैट शी इज लाइकली दैट शी विल मे बी फोर्स और सेड्यूस्ड टू इलिसिट इंटरकोर्स, की इस महिला को मैं एक जगह से दूसरी जगह धमकाकर, डरा धमकाकर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करके तो लेके जा रहा हूँ, इस महिला के साथ अब मैं जिस दूसरी जगह पर लेके जा रहा हूँ इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स होगा, ठीक है, विद अनदर पर्सन, और उसके साथ नहीं होगा जो अथॉरिटी में था, जिसने अपनी अथॉरिटी का अब्यूज करके लेके गया है, वो उसके साथ वो नहीं करेगा, कोई और व्यक्ति करेगा उस महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो देखिए, शैल बी पनिश एज ऑफर सेट, तो उसको भी अब जो ऑफर सेट 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उसको, जो कि हमारे ऊपर वाले अपराध में किडनैप और अबडक्शन वाले में दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा भी उसको सेम पनिशमेंट उस अथॉरिटी वाले व्यक्ति को, जो एक महिला को क्रिमिनल इंटिमिडेशन यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, और उसको इंटेंशन है और उसकी नॉलेज है कि इस महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, कोई पुरुष करेगा, तो उसको भी, उस अथॉरिटी वाले व्यक्ति को भी 10 साल की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 87 और भारतीय न्याय संहिता पूरा। तो आज वाली क्लास में हमने कौन कौन से सेक्शन किए भैया? आज वाली क्लास में हमने सेक्शन किए फ्रॉम सेक्शन 74, हमने आज वाली क्लास में सेक्शन किए सेक्शन 74 टू सेक्शन 87 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब कल वाली क्लास में हम प्रावधान पढ़ेंगे सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 99 तक, ठीक है। कल वाली क्लास में हम प्रावधान पढ़ लेंगे सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 99 तक, ठीक है। और आज वाली क्लास में हमने कौन से सेक्शन किए? सेक्शन 74 टू सेक्शन 87 हमने आज पढ़े भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है। तो इसी के तहत हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब जैसे आपको पता है, मैं हर प्रावधान आपको देख लो कितनी इंटरप्रिटेशन में और थोरोली हर एक वर्ड बता रहा हूँ, और जो पॉसिबल एग्जांपल्स है वो भी देके बताता हूँ, ठीक है। तो इससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। अब एक्टर सीरियस और मेन सीरिया फाइंड करना मैं बाद में बताऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा कि एक्टर सीरियस और मेन सीरिया एक प्रावधान में कैसे आप फाइंड करोगे, वो तुरंत बता दूंगा, ठीक है। वो बस 2 दिन की क्लास होगी एक्टर सीरियस और मेन सीरिया फाइंड करने में, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता के कौन से प्रावधान में क्या एक्टर सीरियस है और क्या मेन सीरिया है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। तो हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे अपनी रैपिड डिटेल कोर्स की सीरीज में। तो इतने के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।